हेलो एवरीवन, आई एम अनिल कुमार, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम पढ़ेंगे फर्स्ट जॉर्ज जोहन मेंडल की जो लाइफ हिस्ट्री है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। दूसरा हम ये देखेंगे कि उसने कौन कौन से 7 करेक्टर लिए। उसके बाद हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो है करेंगे, साथ में रूल भी जो है हम देखने की कोशिश जो है करेंगे। तो हमें इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है वो पढ़नी है। तो सभी को पता है कि मेंडल को जो हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। तो ये पैदा कहाँ हुआ था ये भी ज़रूरी है भाई। तो मेंडल जो है वो बोर्न हुआ था, बोर्न इन सिलिसियन विलेज इन हाइजेनडोर्फ, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया प्रेजेंट कहाँ पर है? यूरोप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग से महाद्वीप हो गया, तो वहां पर नहीं। यूरोप के अंदर जो है इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पर? सिलिशियन विलेज है उसके अंदर हुआ था, हिजनडोर्फ के अंदर। और अभी जो है ये चेक रिपब्लिक का जो है पार्ट है। ठीक है, सो नाउ इट्स ए पार्ट ऑफ चेक रिपब्लिक। अच्छा, मेंडल वैसे तो इंटेलिजेंट थे, उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि वो जो है वो प्रिस्ट थे। ही वॉज ए प्रिस्ट इन मॉन्टेसरी, MONASTERY, मॉन्स्ट्री, यानी कि जो मठ होते हैं उन मठ के अंदर ये जो है पादरी थे। साथ में और वो क्या थे? ही वॉज ऑल्सो ए स्कूल टीचर। स्कूल टीचर थे और ये पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे? स्कूल टीचर एंड टोट। क्या पढ़ाते थे? एक तो ये फिजिक्स पढ़ाते थे और उसके साथ में ये पढ़ाते थे लाइफ साइंस। तो यानी कि बायो भी पढ़ाते, साथ में फिजिक्स भी जो है वो भी पढ़ाते थे। ठीक है, इनके अलावा इन्होंने 7 करेक्टर लिए थे। ही टुक 7 करेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम जो है वो आपको पता होना चाहिए, पाइसम सटाइवम। तो 7 करेक्टर लिए थे एंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से 1863 तक। तो कुल मिला के 7 साल तक जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे। किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। गार्डन पी, पाइसम स्टाइवम उसका साइंटिफिक नेम है। और 7 साल तक जो है उन्होंने एक्सपेरिमेंट जो है वो किए थे। तो अराउंड 7 या 8 लगभग हो गए। ठीक है, 7 ही हो गए। इसके अलावा भाई उनके बारे में और क्या इम्पोर्टेंट है, उसने पब्लिश किया था एक पेपर। ही पब्लिश पेपर जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उस पेपर का नाम है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन इन ब्रून। इंपॉर्टेंट है भाई, ब्रून, सॉरी, एनुअल प्रोसीडिंग, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। तो एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी के अंदर जो है उन्होंने एक जनरल जो है वो छापा था। उस जनरल का नाम था एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। और जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन का जो पेपर था वो उसने छापा था इन 1866। लेकिन उसका जो वर्क है, his work is not recognized
एंड ही डाइड इन 1884। कब मर गए थे भाई, उनका देहांत कब हो गया था, 1884 के अंदर हो गया था। फिर 1900 के अंदर जो आपको पॉइंट याद रखना है कि 1900 के अंदर 3 अलग से साइंटिस्ट जो है वो और आए थे, जिनका नाम था इन 1900 ह्यूगो डी वेरिस, कॉर्न कारिंग्स, और तीसरे जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है एरविन एरिक वोन टेसेट्समार्क सेसिंग। तो इन्होंने जो है रीडिस्कवर किया था, रीडिस्कवर सेम वर्क ऑफ मेंडल। तो 1900 के बाद में फिर ये पता चला था कि एक्चुअल में जो मेंडल ने किया था वो काम रियली में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड उन्होंने सेम जो रिजल्ट जो है वो रिप्रोड्यूस कराए, एंड अल्टीमेटली जो है मेंडल को क्रेडिट मिला एंड उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है बोला गया। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनका पेपर कौन सा था भाई, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, पब्लिश कहाँ पर हुआ था, एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ ब्रून नेचुरल साइंस सोसाइटी। इसके अलावा पब्लिश कब हुआ था, 1866 के अंदर। कितने साल तक एक्सपेरिमेंट किया था, 7 साल तक, 1856 से 1863 के अंदर। इसके अलावा वो पैदा कहाँ हुए थे, तो ये सारी चीज़ जो है वो ज़रूरी है। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था पी प्लांट के ऊपर, तो उन्होंने पी प्लांट ही क्यों लिया था, यानी कि फ़ायदे क्या हैं पी प्लांट को लेने के, तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या थी जो उन्होंने केवल पी प्लांट ही सिलेक्ट किया, उन्होंने कोई दूसरा प्लांट जो है वो सिलेक्ट नहीं किया। तो एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पाइसम सटाइवम। तो अगर पाइसम सटाइवम की अगर हम एडवांटेज देखें, तो जो प्लांट है, प्लांट इज बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल होगा तो उससे क्या फायदा होगा भाई, अगर वो बाइसेक्सुअल होगा ना, देन प्योर लाइन इजीली फाउंड। तो प्योर लाइन जो है वो आसानी से जो है पा गई थी उसको, ठीक है। प्योर लाइन का मतलब क्या है, प्योर लाइन का मतलब है कि या तो कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस स्टेट के अंदर उसको अलील या फिर जीन जो है वो आराम से जो है मिल गई होगी। प्योर लाइन हम उसको भी बोलते हैं अगर एक ऐसा प्लांट है जिसको हम सेल्फ पोलिनेट करवाते हैं और हमेशा उसके जैसा ही प्रोड्यूस होता है, देन वी विल से कि जो वो प्लांट है वो प्योर है उस पर्टिकुलर करैक्टर को लेकर। इसके अलावा कि जो वो प्लांट है उसके पास में प्लांट हैज कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर। अब कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर का मतलब क्या है कि दोनों अपोजिट करैक्टर होते हैं, कोई इंटरमीडिएट नहीं है। देयर इज नो इंटरमीडिएट करैक्टर। अच्छा, इंटरमीडिएट करैक्टर का मतलब क्या है कि भाई कोई बीच का नहीं है, या तो लेट से टोली होगा या फिर ड्वार्फी होगा, ऐसा नहीं है कोई बीच का होगा, या तो फ्लावर पर्पल होगा या फिर वाइट होगा, ऐसा नहीं कोई बीच का जो कलर जो है वो वहां पर होगा। तो यानी कॉन्ट्रास्टिंग करैक्टर जो है उसके अंदर पाए जाते थे। इसके अलावा शॉर्ट लाइफ साइकिल का होना। अब हम पढ़ने लग रहे हैं इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस के अंदर करैक्टर अगली जनरेशन के अंदर गया है या नहीं गया है उसका पता कब चलता है, जब अगली जनरेशन आ जाती है। तो अगर एक प्लांट का अगर रिप्रोडक्टिव साइकिल अगर काफ़ी ज़्यादा बड़ी है
तो फिर तो जो साइंटिस्ट है उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट जो है एक दो जो है कर पाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट लाइफ साइकिल है तो उसके पास में ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टडी कर पाए कि ये करेक्टर वेदर अगली जनरेशन के अंदर जा भी पाएगा या नहीं जा पाएगा। इसके अलावा इट प्रोड्यूस लॉट ऑफ सीड्स। तो लॉट ऑफ सीड प्रोड्यूस होने से फ़ायदा क्या है? फ़ायदा बस इतना सा है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी हर जीन के पास में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अगला सीड फॉर्मेशन के अंदर जो है वो चली जाए। तो अगर हर जीन के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है तो कौन से करेक्टर ज़्यादा जा पाएंगे, कौन से जो है कम जा पाएंगे, तो उनके लिए कोई प्रिंसिपल या कोई पर्टिकुलर पैटर्न जो है वो आइडेंटिफाई हो सकता है। लेकिन अगर बहुत सारी सीड प्रोड्यूस हो ही ना, एक ही सीड प्रोड्यूस हो, तो अमीनो एसिड्स के बारे में कोई ज़्यादा आइडिया जो है वो नहीं लग पाएगा। इसके अलावा जो पी प्लांट है वो इट इज इजीली अवेलेबल, ठीक है। इमस्कुलेशन बैगिंग करना उसके लिए जो है आसान था, ज़्यादा बड़ा पेट भी नहीं होता तो उसके पास में ही था, तो ये भी उसके जो है प्लस पॉइंट थे जिसकी वजह से उसने केवल पी प्लांट को ही सिलेक्ट किया था और अपने एक्सपेरिमेंट जो है उसके ऊपर किए थे। 7 करेक्टर उसने कौन कौन से लिए थे, तो करेक्टर्स का देखते हैं अभी कौन कौन से 7 करेक्टर है जो मेंडल ने लिए थे। तो 7 करेक्टर भाई, पाइसम सटाइवम 7 करेक्टर्स। याद करने का एक अपना तरीका है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, नहीं तो उसको अलग से भी किया जा सकता है। लेट्स से करेक्टर 2 टाइप के हैं, एक रिप्रोडक्टिव और एक वेजिटेटिव। रिप्रोडक्टिव करेक्टर 3 अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि फ्लावर है, फ्लावर कन्वर्ट होगा किसके अंदर, पोड के अंदर, और पोड के अंदर आगे चले क्या बनेगा, सीड। वेजिटेटिव करेक्टर एक हो सकता है जैसे कि हाइट। फ्लावर के अंदर 2 करेक्टर देखे जा सकते हैं, एक फ्लावर का कलर, 2 फ्लावर का पोजीशन, पोड की शेप और पोड का कलर। सिमिलरली अगर सीड को देखें तो सीड की शेप और सीड का कलर और हाइट भी है। तो एक बार करेक्टर देखें, करेक्टर कितने हो गए, फ्लावर का कलर 1, फ्लावर की पोजीशन 2, पोड की शेप 3, पोड का कलर 4, सीड का शेप 5, 6, सीड का कलर, हाइट 7 करेक्टर। 7 करेक्टर हो गए भाई। आसानी से याद करना भी जो है मतलब आराम से हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं। एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से डोमिनेंट करेक्टर कौन सा है, रिसेसिव करेक्टर कौन सा है। तो जो फ्लावर का कलर है वे 2 हैं भाई, एक वाइट और एक डिपेंड अपॉन अलग अलग बुक, किसी के अंदर वायलेट दे रखा है तो वायलेट दे रखा है तो वायलेट डोमिनेंट है, किसी के अंदर जो है रेड दे रखा है तो दूसरा जो कलर है वो डोमिनेंट है। फ्लावर की पोजीशन, इसके ऊपर कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, एक एक्सियल पोजीशन है और एक टर्मिनल पोजीशन है। तो एक्सियल पोजीशन क्या है, डोमिनेंट है, जो टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। अगर पोड की शेप की बात करें तो एक है इन्फ्लेटेड एंड एक है कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो फड़ी है ना वो फड़ी एक तो फुली हुई हो और एक फड़ी ऐसी हो जो थोड़ी सी बुसी बुसी सी हो। तो अगर कोई बिल्कुल इन्फ्लेटेड है तो ये इन्फ्लेटेड हो गई, और अगर एक बुसी बुसी सी है तो इसका मतलब कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गई। पोड का कलर, पोड का कलर भी 2 अलग अलग टाइप का हो सकता है, या तो उसका कलर जो है ग्रीन हो सकता है या फिर उसका कलर जो है वो येलो हो सकता है। तो ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, पोड का कलर ग्रीन जो है डोमिनेंट है, लेकिन जो सीड का कलर है येलो वो डोमिनेंट है।
एंड दूसरा जो कलर है वो ग्रीन। अगर सीड शेप की बात करें तो सीड की शेप भी दो अलग अलग टाइप की हो सकती है, एक राउंड हो सकती है, एक जो है रिंकल हो सकती है। तो राउंड जो डोमिनेंट थी, ये जो है रिसेसिव थी। हाइट के अंदर भी दो अलग अलग वेरिएशन हैं, एक टाल हाइट हो सकती है और एक ड्वार्फ हाइट हो सकती है। टाल हाइट जो है वो डोमिनेंट है और जो ड्वार्फ जो हाइट जो है वो रिसेसिव है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि 7 करैक्टर कौन से थे, एंड बताओ भाई फ्लावर का कौन सा करैक्टर जो है वो डोमिनेंट था और कौन सा करैक्टर जो है रिसेसिव था। डोमिनेंट रिसेसिव का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, एंड उसके अंदर हेटेरोजाइगस जीन आई हुई है, लेट्स से कैपिटल टी और स्मॉल टी आई हुई है, तो इसका मतलब लेट्स से जो कैपिटल टी है वो करैक्टर देने लग रही है टोल का, और ये जो जीन है वो करैक्टर देने लग रही है ड्वार्फ का। अगर दोनों अलग अलग करैक्टर देती हैं लेकिन प्लांट बाहर से दिखाई कैसा देता है, टोल, तो इसका मतलब क्या है, ड्वार्फ करैक्टर क्या हो गया, सप्रेस, एंड इसका क्या हो गया करैक्टर, एक्सप्रेस। तो इसका मतलब इन दो में से ये जो अलील है यानी ये जो जीन जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस करवा पा रही है और दूसरी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करवा रही। तो इसका मतलब जो ये टोल है ये डोमिनेंट करैक्टर है और ये कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट जीन है। ठीक है, तो डोमिनेंट करैक्टर का मतलब ये है कि हालांकि जीन तो दोनों की है यानी अलील तो दोनों की है, दोनों करैक्टर के वेरिएशन की है, लेकिन केवल एक करैक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस करवा पा रहा है, और अगर एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करवा पा रहा है यानी कि वही जो है उसका डोमिनेंट करैक्टर है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किस तरीके से किए, तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसके लिए उसने इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक जो है वो यूज की थी। अब ये इमस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक क्या होता है, वर्ड के ऊपर ध्यान दे भाई, इमस्कुलेशन, ई का मतलब समझना, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं। ई फॉर एग्जिट, मस्कुलाइन, मस्कुलाइन यानी मेल। अगर मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर एग्जिट कर दे यानी कि रिमूव कर दे तो इस प्रोसेस को हम बोल लेंगे इमस्कुलेशन। तो इमस्कुलेशन नॉर्मली उस टाइम पे होती है जब बर्ड स्टेज के अंदर प्लांट होता है। ऐसी एक बैगिंग टेक्निक है, बैगिंग। बैगिंग क्या होता है कि अगर हम किसी पिस्टल के ऊपर अगर हम एक पॉलीथीन से या फिर किसी पेपर से अगर कवर कर देते हैं ताकि उसके ऊपर कोई पोलन ग्रेन ना आ पाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, बैगिंग कहेंगे। तो इमस्कुलेशन यानी रिमूवल ऑफ एंथर और बैगिंग यानी कवरिंग ऑफ पिस्टल। तो इन दो मेथड के द्वारा जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट किस तरीके से हुआ था ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। अगर कोई डाउट है तो आप जो है पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर आप टाइप करें या फिर व्हाट्सएप जो है आप मुझे मैसेज करें। थैंक यू।